आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैडम आ रही। तो इसलिए वहां जो वर्ड आया था ग्रॉस, ग्रॉस मतलब पूरे एरिया पे ही हम निकाल ले रहे हैं। अगर वो नेट बोलता तो नेट का मतलब जो एक्चुअल में वो एरिया है वो, ठीक है। और जो अगर उसने ग्रॉस बोला तो ये जो पूरी ईंट हमारी बनी हुई है, भले वो गोले खाली है चाहे नहीं है, मगर हम वो एरिया ले लेंगे, ठीक है। नेट मतलब अगर जो एक्चुअल में जो एरिया हमारे पास है, ये वाले गोले तो खाली है, अंदर कोई मटेरियल भरा नहीं है, ठीक है। अब लोड कैसा लगता है इस पे? ऐसा, सीटीएम मशीन ऐसी लगती है, एक्चुअल में रखी ऐसी रहेगी, ईंट ऐसी दिखेगी, मगर लोड किसके ऊपर लग रहा है? ऐसे, हमारे इस वाली दिशा के ऊपर, ठीक है। ब्रिक ऐसी रखी हुई रहेगी, जैसे उदाहरण के लिए ये हमारी ब्रिक है जिसकी ये मोटाई होगी, ठीक है, इसमें गोले बने हुए। सीटीएम मशीन में हम ऐसे ले जा करके रखेंगे उसको, और फिर लोड काय पे लगेगा? इस पे लगेगा, मतलब ये जो हमारे गोले हैं इनके ऊपर ऐसा लोड लगेगा। तो ये एरिया कौन सा हो गया? एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। किसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है ये? सीटीएम मशीन के। तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब हमारा एरिया कौन सा वाला कॉन्टेक्ट में आ रहा है? नेट वाला आ रहा है। तो ये कितने पे टूटनी चाहिए? 7 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा पे हमारी ईंट टूटनी चाहिए, तो ये हमारी ईंट की स्ट्रेंथ होगी। आई बात समझ में? जी मैम। है ना, सीटीएम मशीन में हम क्या करते हैं? ईंट को तोड़ते हैं। जितनी स्ट्रेंथ पे या जितने लोड पे ईंट टूटेगी, मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो ईंट लोड झेल सकती है, मतलब एक पॉइंट पे आकर के वो टूट जाएगी तो वो उसका सबसे ज़्यादा लोड हुआ, है ना, मतलब उतना उसने झेल लिया। उसके बाद 1 ग्राम भी ज़्यादा लगा तो ईंट क्या हो गई? टूट गई। मतलब उसकी ताकत कितनी थी? जितने पे वो टूटी उतनी उसकी स्ट्रेंथ थी, ठीक है, स्ट्रेंथ उसको बोला। तो ये जैसे टूटनी चाहिए ना, तब हम निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो स्ट्रेस हम लगाते हैं, तो लोड अपॉन में एरिया। तो ये एरिया जो हम यहाँ पर हमको जो चाहिए ना, वो हम ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये वाला कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो तो सीधे बोल रहा है कि ग्रॉस, ग्रॉस मतलब जो लेंथ और ब्रेड्थ, हमको ये घटाना नहीं है, उसको नेट नहीं बनाना है। मगर स्वाभाविक रूप से अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है? ये चीज़ तो वहाँ पे है ही नहीं ना, मिट्टी तो वहाँ पे है ही नहीं, खाली गड्ढा है। तो ये एरिया थोड़ी हुआ, एरिया तो जो खाली का है वो वाला एरिया कहलाएगा कायदे से। तो ये जो लोड, लोड कौन सा रहता है? जितने लोड पे ये ईंट टूटी वो उसके बटे में हमारा जो एरिया ऑफ कांटेक्ट, मतलब सीटीएम मशीन ने जब लोड लगाया तो कौन सा वाला एरिया कांटेक्ट में आया, तो उसको हम नाप लेंगे स्केल से, है ना, जो भी उसकी लेंथ वेंथ होगी। तो लोड अपॉन एरिया मतलब ये लोड काय में मिलेगा हमको? न्यूटन में। जो भी अपना डायल गेज का नीचे लिखा रहेगा कि न्यूटन में रीडिंग दे रहा है कि किलो न्यूटन में दे रहा है ना, किलो न्यूटन में होगा या न्यूटन में होगा? किलो न्यूटन में होगा तो उसको बदलने के लिए आप तुम क्या कर दोगे? 1000 से गुणा कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा? किलो न्यूटन में मिल जाएगा। जो अगर न्यूटन में चाहिए तो ऐसे मिल जाएगा, और न्यूटन से किलो न्यूटन में करना है तो इसमें भाग दे दो, काय का? 1000 का, है ना, ये तो सबको आता है। आ रहा है समझ में? हाँ है ना। हाँ तो ये हमको काय में मिला? लोड न्यूटन में, यूनिट बता रही हूँ। और एरिया हमको काय में मिला? सेंटीमीटर किलोमीटर। स्क्वायर में हमने कैलकुलेट करा था। अब इसको कैसे बदल लोगे? है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कर लोगे? तो 1 सेंटीमीटर और ये दूसरा सेंटीमीटर, 2 में तोड़ा मैंने इसको, पावर 2 थी तो 1 और 1। अब 1 सेंटीमीटर में हमारे कितने वो होते हैं? होते हैं। तो 10 से मिलके 1 सेंटीमीटर बनता है। तो मैं 10 लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, तो एक ही बात हो जा रही हाँ मैम। है ना। और यहाँ पे क्या कर दूँ? 10 लिख दूँ और एक लिख दूँ, तो क्या हो जा रही है? एक ही बात हो जा रही है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस सेंटीमीटर को वापिस से जो भी यूनिट आएगी तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये मेरा बन गया स्क्वायर, सॉरी ये ये तो 1 ये 1 ये, तो ये की पावर 2 बन गई। आ रहा है ना समझ में? मैंने करा कुछ नहीं, बस ये 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं हमारे,
इतना हमको पता है, हम स्केल देख के जानते हैं ये तो, है ना। तो कुछ नहीं करा, ये mm, ये एरिया है, मतलब एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। या तो तुम इसको बदल लो, है ना, ये सेंटीमीटर में करने से अच्छा कि ये mm में कर लो, ठीक है, चाहे ये mm में कर लो, तो पूरी हमको टर्म mm में मिल जाएगी। समझ में आ रही है। ईंट का साइज, देखो उदाहरण के लिए मैं एक और बता रही हूँ, ईंट का साइज 19-19 होता है ना, जिस पे लोड लगता है, एरिया की बात करते हैं। एक साइड ऐसी लंबी मिलती है हमको, एक साइड ऐसी मिलती है, तो ये सेंटीमीटर में। मैंने भैया सेंटीमीटर में नहीं ली, मैंने कर दिया इसको mm में, तो 90 mm और 190 mm। आ गई बात समझ में। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इतना। तो इतनी इतनी मगजमारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाद में। तो ये mm, 1 mm ये, 1 mm ये, तो mm का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 19 क्रॉस 9 कितना होता है, 171, 171 है ना, 171 mm स्क्वायर, ठीक है। और 19 क्रॉस 9 कितना होता है, 171, है ना। एक ये चीज़ है, चाहे इसमें 2 जीरो बढ़ा दो तो ये mm में हो जाएगा। सीधी सी चीज़ है, सेंटीमीटर में लोगे तो ये ऐसा आएगा, mm में लोगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। बड़ी यूनिट लेनी है तो ऐसे आ जाएगा, छोटी यूनिट लेनी है मतलब छोटा माप लेना तो ऐसा आ जाएगा। आ गया। तो ये बोलते हैं अगर न्यूटन में है तो अपन इसको mm में कन्वर्ट करो, ठीक है, क्योंकि लेंथ की जो यूनिट होती, एक हम सेंटीमीटर, mm, और ये इससे और बड़ी कौन सी रहती है, हमारी मीटर, ठीक है। आ रही है समझ में। ये फिट बिट अलग हो जाती है। 1 मीटर में कितने होते हैं, बराबर लगाऊं ना, ये हमारी छोटी बड़ी की बात हो रही, तो 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में हमारे 10 mm होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। और केजी भार की बात बता रही हूँ, तो 1 किलो तुम बोलते हो, है ना, तो कितना, 1000 ग्राम से मिलके बनता है, ठीक है। कहते हैं ना 500 ग्राम को आधा किलो बोलते हैं अपन, और 500 आधा आधा मिलके 1 किलो बना देता है, तो वो कितना हो गया हमारा 1000 ग्राम, ठीक है। ये केजी की बात हो रही है, ये हम वेट की बात करते हैं, वेट, ठीक है। फिर हम अगर न्यूटन की टर्मिनोलॉजी में जाते हैं तो 1 केजी में हमारे कितने होते हैं, 9.81 न्यूटन होते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन मतलब केजी, केजी बड़ा होता है, न्यूटन हमारा बेसिकली छोटा होता है, ठीक है। ये केजी हो रहा है और ये पूरा मतलब जो भी आप समझो, है ना। अगर केजी दे रखा है, न्यूटन निकालना है, तो क्या करोगे, जैसे 10 केजी दिया है, अब 10 केजी को न्यूटन में चेंज करना है, तो कैसे करें, तो भैया 9.81 का डिवाइड कर दो, तो आपको यूनिट काय में मिल जाएगी, ये न्यूटन में मिल जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में क्या। यस मैडम। न्यूटन का भी कन्वर्जन देख लो, 1000 न्यूटन मिलकर के 1 किलो न्यूटन बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे 1000 ग्राम मिलकर के 1 किलोग्राम बनाते हैं। समझ में आ गई बात, है ना। तो ये चीज़ आप 11th में बेसिकली पढ़ते हैं, और एरिया निकालना आप चौथी पाँचवीं से सीख जाते हैं। और आपके पास क्या दिया हुआ है और क्या घटाना है, ये तो आपको वैसे भी कॉमन सेंस की बात है। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आता है, आपको एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आता है, तो आप निकालो, 1 का निकालोगे, 6 से गुणा करोगे तो 6 का निकल जाएगा। गोले सेम अगर बने हुए हैं तो, एक ही त्रिज्या व्यास के बने हुए हैं तो। और ये एरिया तो आपको पता ही है, आप स्केल से नाप करके किसी भी ईंट का या किसी भी चीज़ का या तो गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा, या फिर आपको निकालना रहेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आई परफोरेटेड ब्रिक, ठीक है। ये ऐसी ब्रिक होती है जिसमें हम क्या, एक सिलेंडर टाइप के पूरे इसमें छेद होते हैं, ठीक है। होलो टाइप की रहती है, मगर इसमें बारीक हमारे सिलेंड्रिकल छेद दिए रहते हैं।
तो इसको क्या होना चाहिए, 15% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, और 7 न्यूटन पर mm² से इसका कम इसकी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, तब हम मानेंगे ये अच्छी प्रकार की हमारी ईंट है। आई बात समझ में? जी मैम। यस मैडम। अगली पढ़ते हैं हम, पर्पस मेड ब्रिक्स। ठीक है, पर्पस मेड ब्रिक ऐसी ब्रिक होती है जिनको हम चाप के आकार में बनाते हैं। मतलब जो आपने कौन सी ब्रिक पढ़ी थी, ये कर्व्ड सेक्टर ब्रिक पढ़ी थी। ये कैसी थी, ऐसी घुमाव में थी। ठीक है, मतलब इनकी जो छोटा मार्ग था वैसी घुमाव में लगी थी। अब इन्हीं ब्रिक को हम लेंथ वाइज इनको बनाते हैं। कैसे, मेहराब देने के लिए, डोर विंडो के ऊपर ऐसे आर्च वाला पोर्शन देने के लिए, तो ये बन जाती हमारी पर्पस मेड ब्रिक। ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव सर्टन पर्पस, कोई एक विशेष उद्देश्य हमको गेन करने के लिए हम इन ब्रिक को बनाया जाता है। द स्प्लाई और कैंट ब्रिक आर मेड फॉर jambs of door and window. The arch brick are made for wedge shape to keep mortar joint of uniform thickness. दो प्रकार से हमने इसको ब्रिक को बनाया है। ठीक है, स्प्लाई और कैंट ब्रिक। ठीक है, मैं बताती हूँ स्प्लाई और कैंट। बारिश हो रही है क्या वहां पे? हाँ मैम, हो रही है। देखो, ये स्प्लाई और कैंट ब्रिक है, ये हमारी सिंगल कैंट ब्रिक है। ठीक है, जिसमें एक साइड से ऐसा ऐसा शेप है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको ऐसा बना दिया, मतलब यहाँ से भी इसको डबल कैंट दे दिया। तो ये वाली ब्रिक को क्या हम यूजुअली खिड़की दरवाजों के ऊपर, जैसे कुछ स्पेशल पर्पस है हमारा, कुछ चीज़ें लगानी है बनानी है, तो उस जगह पर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और है अपनी आर्च ब्रिक। ये देखो, ये आर्च का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ये आर्च का अरेंजमेंट। ठीक है, ये ब्रिकें कुछ कैसी रहती है, ऐसी। ठीक है, मतलब ये एक के बाद एक ऐसी, यहाँ से तो ऐसी सीधी रहेंगी, ये यहाँ से ऐसी सीधी रहेंगी, नीचे से ऐसे मेहराब जैसे, ताकि हमारा आर्च फॉर्मेशन दिख ले। ये इसमें देखो आप, इस वाले फोटो में। ठीक है, ये वाला ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो। ये ऐसी कुछ इस प्रकार की हमको अगर आर्चेस बनानी है तो हम इन प्रकार की ईंटों को लगाते हैं। ठीक है, दिख रही है? हाँ हाँ हाँ, दिख रही है। देखो, अब क्या बोल रहे हैं, द ऑर्नामेंट ब्रिक आर प्रिपेयर्ड फॉर कोरबेल, कॉर्निक्स एक्सेट्रास। ठीक है, ऑर्नामेंटल ब्रिक मतलब बेसिकली हम ऐसी ब्रिक कोई सी बना रहे हैं जो हमारे ये स्टोन्स से कटिंग कर करके हम उस प्रकार की ब्रिकों को आकृतियाँ दे रहे हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली वो स्टोन की होती है, मगर हमको उनको कट करके अपने मन मुताबिक या मन मुताबिक उनको शेप दे करके, ड्रेसिंग दे करके उनको ब्रिक जैसा आकार बनाया जाता है। द इंजीनियरिंग ब्रिक हैविंग कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इनको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग ब्रिक्स। ठीक है, जो स्टोन के ऊपर कटिंग करके बनाई जाती है। इनकी स्ट्रेंथ देख रहे हो आप, कितनी ज़्यादा है, 50 से 80 न्यूटन पर mm²। 1 mm क्रॉस 1 mm
इसके जो एरिया होता है उसके ऊपर ये इतना लोड झेल लेती है। ठीक है, बेसिकली झेलेंगी ही, क्योंकि ये काय की बन रही है, हमारी कार्बेल और कॉर्निक, मतलब ये एक टाइप की स्टोन्स होते हैं, चट्टाने होती है, उन पर हम कटिंग करके ब्रिक नुमा इसका शेप देते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी चट्टाने ज़्यादा मजबूत रहती, बजाय के क्ले की मिट्टी की हम ईंट बना करके पकाएं उससे, है ना। तो हमारी इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहती है। एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, मगर इसका जो पानी भी है वो भी हमारी ईंटें कम सोखती है, तो सीधी सीधी सी बात है, चट्टाने कैसी रहती है, ठोस प्रकार की रहती है, तभी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। डेंस रहती है, घनत्व वाली रहती है, तो उसमें क्या रहते हैं, वॉइड, छिद्र कम रहते हैं। कम छिद्र रहेंगे तो उतना ही कम पानी सोखेगी। ठीक है, तो हमारी ये कितना 15% सोख रही थी, और हमारी ईंटें कितना सोख रही थी, फर्स्ट क्लास ब्रिक कितना 20% तक उसको छोड़ा था हमने, और ये वाली ईंटें कितना सिर्फ 4% से 6% अपने वेट के हिसाब से पानी सोख रही है। ठीक है, मतलब ये अच्छी क्वालिटी की हमारी ईंटें हुई, बढ़िया क्वालिटी की हुई, है ना। कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्पेशली सिलेक्टेड अर्थ फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन वेयर हाई ड्यूरेबिलिटी। हम इनको कहाँ यूज करते हैं, किस चीज़ के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, जहाँ पर हमको ज़्यादा टिकाऊपनता चाहिए, जहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रेंथ भी ज़्यादा अमाउंट में आ रहा हो, उस जगह पे हम इसको लगाएंगे। और एडिक्वेट रेजिस्टेंस टू सडन स्टॉक्स, ये मजबूत तरह की रहेगी, तो जैसे भी शॉक्स हमारे पड़ते हैं या स्टॉक हमारे पड़ते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे जो हमारी ये ऑर्नामेंटल ब्रिक से बने हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, झेल लेंगे, मतलब उसमें ये मजबूत रहती हैं। ठीक है, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। दीज ब्रिक आर यूजुअली मोर कॉस्टली देन ऑर्डिनरी ब्रिक, तो सीधी सी बात है, इन पे हमारी एक्स्ट्रा मेहनत और अलग प्रकार से हमको इनको बनाया जाता है, तो इस हिसाब से इसका कॉस्ट भी हमारी ऑर्डिनरी ब्रिक के मुकाबले मोर रहेगा, मतलब ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बट दे ग्रांट सेफ, मगर ये कैसी रहती है, सेफ रहती है। क्यों सेफ रहती है, क्योंकि ये हाई हमारा स्ट्रेंथ झेल लेती है। ठीक है, क्लीन रहती है, साफ रहती है, और क्विक टू कंस्ट्रक्ट रहती है, मतलब जल्दी से कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। ठीक है, हैंड्स देयर कॉस्ट इज जस्टिफाई, इसलिए इसका कॉस्ट जो महंगा पड़ता है वो अपनी जगह पे जस्टिफाई करता है, मतलब भले पैसे तो लग रहे हैं मगर हमको चीज़ भी मिल रही है। ठीक है, इस तरह से बाय देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन सिचुएशन फॉर विच दे आर पर्पसली प्रिपेयर्ड, मतलब जिस चीज़ के लिए हमने इसको बनाया है वो अपना पूरी तरह से योगदान दे रही है, तो इस तरह से हमको इसकी कॉस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस पूरा हो रहा है। आया इतना समझ में। स्पेशल ब्रिक्स पढ़ रहे हैं हम, जिसके अंदर हमने रिफ्रैक्टरी ब्रिक अब पढ़ना चालू करेंगे। होलो ब्रिक हमने पढ़ ली है, फ्लाई ऐश ब्रिक पढ़ना है, और पेवर ब्लॉक हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, पेवर ब्लॉक जो मैंने बताए थे, जो जमीन में लगाते हैं हम, जिसको फ्लोर बना करके यूज करते हैं, फोटो भी डाला है आज। ठीक है, ये पेवर ब्रिक या पेवर ब्लॉक एक ही तरह की चीज होती है। ठीक है, ये चार आपके सिलेबस में मेनली है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक, या इनको बोलते हैं फायर ब्रिक भी इनको बोला जाता है। ठीक है, फायर ब्रिक, ये होलो ब्रिक पढ़ चुके हैं हमने। एक एडवांस हमने कौन सी, परफोरेटेड ब्रिक भी पढ़ ली है, मतलब सारी हमने कवर कर ली है बेसिकली। अब आते हैं हम फायर क्ले पे, कि फायर क्ले क्या होती है, मतलब फायर मिट्टी क्या होती है, और फिर इससे मिलकर के बनती है हमारी फायर ब्रिक। ठीक है, जो हमको पढ़नी है। चलो देखो, फायर क्ले क्या होती है। द फायर क्ले इज, दिख रहा है ना मोबाइल में, द फायर clay is refractory clay which is capable of
resulting a high temperature without being melted or softened. फायर क्ले क्या होती है कि हमारी कैपेबल होती है काय में हाई टेम्परेचर को झेलने में, बिना मेल्ट हुए और बिना सॉफ्ट हुए कैपेबल होती है हाई टेम्परेचर को झेलने में, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेफ्रिजरेटरी मटेरियल्स। ये हम किस के लिए यूज करते हैं, हमारी जहां पर हमको हाई टेम्परेचर या आगी से डायरेक्ट कनेक्शन वाले मटेरियल बनाने हैं, उस चीज के लिए हम फायर क्ले को यूज करते हैं। अ रेफ्रेक्टरी मटेरियल इज एबल टू स्टैंड हाई टेम्परेचर। रेफ्रेक्टरी मटेरियल क्या होते हैं, वो हाई टेम्परेचर में सरवाइव करने में कैपेबल होते हैं बिना अपने शेप को गवाए हुए, ठीक है। जैसे बात करते हैं अपने प्लास्टिक की, अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो वो क्या करता है, अपना शेप चेंज करने लगता है, मतलब पिघल के टेढ़े मेढ़े शेप में आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारी ब्रिक का भी, जो किसी भी प्रकार की ब्रिक हो, वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करती है, कुछ ना कुछ उनमें दिक्कतें पड़ने लग जाती, ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर में लगातार अगर रहती हैं तो क्या होता है कि फायर क्ले हमारी एक ऐसी क्ले है जो हमारे ज़्यादा टेम्परेचर में सरवाइव कर सकती है, और इनको काय में यूज़ करा जाता है कि ऐसे मटेरियल बनाने में फायर क्ले को यूज़ करा जाता है, फायर मिट्टी को, ठीक है। दस फायर क्ले इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फायर ब्रिक। इसलिए हम फायर क्ले को यूज़ करते हैं काय में, फायर ब्रिक को बनाने में। अब ये फायर ब्रिक कहाँ यूज़ होगी, जहाँ पर हमको हाई टेम्परेचर वाले क्या बनाने हैं, कंस्ट्रक्शन बनाने, ठीक है। लाइनिंग मटेरियल बनाना हमको फर्नेस का, मतलब आपको बताती हूँ मैं, चिमनी आप सबने देखी है, चिमनी देखी है, फैक्ट्रियों में ऐसे बड़ी से छोटी होती वाली ऐसी चिमनियाँ लगी जाती है बहुत हाइट तक, ठीक है। ये चिमनी लगी रहती है, तो इसमें अंदर की ओर में हमारी ईंटों की लाइनिंग दी होती है, मतलब ये ऐसी शंकु के आकार की रहती चिमनियाँ, ठीक है। लाइनिंग मतलब हम इसकी अंदर की परत को लाइंड करते हैं, मतलब जैसे हम प्लास्टर करते हैं ऊपर के ऊपर हमारी दीवारों पे, ऐसे ही लाइनिंग इसको लाइनिंग भी बोला जा सकता है कि हमने दीवारों के ऊपर लाइनिंग कर दी, मतलब उसको प्लेन कर दिया। तो चिमनी हमारी कुछ और मटेरियल की बनी होती है और अंदर से हमको उसको लाइनिंग करना पड़ता है। लाइनिंग क्यों करना पड़ता है, क्योंकि भैया यहाँ से क्या, इसका धुआं निकलता है, धुआं क्या करता है, ऊपर तक जा कर के स्प्रेड होता है, ठीक है। पिछले अपने डबल ईएस में मैंने आपको बताया था कि कैसे चिमनी से धुआं निकलता है और कैसे उसको छोड़ा जाता है। धुआं अलग अलग टाइप में निकलता है, ऐसे निकल के ऐसे जाता है, कुछ ऐसे ऐसे सेग्रीगेट हो जाता है ना, हवा के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता जाता है। तो ये धुआं मतलब स्टीम है, हॉट गैसेज है, गरम हमारी गैसों के फॉर्म में निकलता है, समझ में आ रही है। तो ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं, अंदर की लाइनिंग की जगह पर कौन सी ईंटों का उपयोग करते हैं, हमारी फायर ब्रिक का उपयोग करते हैं, ठीक है। आपका कंफ्यूजन दूर हुआ कि इन ईंटों का उपयोग, इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी फायर ब्रिक को, तो हमको ऐसी जगह पर जहां पर हमारी ईंट या फिर गर्म टेम्परेचर का रिलीज होता है, तो वहां पे लाइनिंग या आउटलाइनिंग जो देनी पड़ती हमको, उसमें हमारी फायर ब्रिक का उपयोग होता है। आ रही है